हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हों उन सारी बातों को समझेंगे कि आखिर नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, किस किस स्पोर्ट्स को एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत शामिल किया गया है और साथ ही साथ इसके क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन 5 ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया है कि आखिर नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि इंडिया में एयर स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है NASP 2022 का। क्या होता है, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट वगैरह देखते रहते हैं। इंडिया में लार्ज स्केल पर क्रिकेट को देखा जाता है, IPL होते हैं, कभी कभी हॉकीज वगैरह या एथलेटिक्स वगैरह को कभी कभार हमारे इंडिया में देखा जाता है, प्रमोट किया जाता है। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो एयर स्पोर्ट्स कल्चर है उनको प्रमोट करना। और सेकंड नंबर की अगर बात करें, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जितने भी तरह के गुड प्रैक्टिस हैं, जैसे कि कोई मेंटेनेंस वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना है इंडिया में। और थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पर स्टेक होल्डर फ्रेंडली इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रमोट करना है ताकि जो एयर स्पोर्ट्स हैं उन्हें और ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल सके। इसके लिए 4 अलग अलग लेवल पे काम किए जाएंगे, उन्हें भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल लेवल पे जितने भी एयर स्पोर्ट्स इवेंट हों उसमें इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट किया जाए ताकि जो जितने भी हमारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं वो वहाँ पर भाग लें और इंडिया के लिए मेडल जीते और इंडिया का नाम रोशन करें। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और फिफ्थ जो मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं उन्हें आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में ही डिजाइन डेवलपमेंट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए ताकि जो हमारी आत्मनिर्भर वाली भारत वाली जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इनहेंस हो सके, मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये तो हो गई मेन 5 ऑब्जेक्टिव जो आने वाले मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन में कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस किस स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत। जब देखिए ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी तो बहुत सारे गेम्स को रखा गया था, उनमें से बहुत सारे गेम्स को चेंज कर दिया गया है। देखिए मेनली इसमें 11 स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जरा देखते हैं। इनमें एरोबेटिक्स है, इनमें एरियो मॉडलिंग है, मैच्योर बिल्ड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है, बलूनिंग है, बलूनिंग कभी कभी आपने देखा होगा, ड्रोन वगैरह, ड्रोन का सिर्फ अभी तक क्या होता था, सिर्फ पिक्चराइजेशन के लिए, मूविंग वगैरह के लिए, मूवी बनाने के लिए यूज होता था। बट अब ड्रोन को भी एज ए स्पोर्ट्स के तौर पे प्रमोट किया जाएगा। ग्लाइडिंग हो गई, पावर ग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग हो गई, स्काई डाइविंग आपने देखा होगा, बेस जंपिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट को शामिल किया गया। मीन्स ये 11 स्पोर्ट्स हैं जिन्हें एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत शामिल किया गया है और इन्हें प्रमोट किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा इंडिया में। तो ये तो बात होगी कौन कौन से एयर स्पोर्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट के लेवल से क्या क्या प्रमोशन के तौर पे काम किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा ये गेम। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट 4 स्टेज पे काम करेगी। ये 4 स्टेज क्या क्या होंगे जरा देखते हैं। देखिए पहला तो होगा कि जैसे अभी तक स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हुआ करता था वैसे ही एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ASFI कहा जाता है। ये एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगी। इसके बाद जितने भी एयर स्पोर्ट्स हैं उनका इंडिविजुअल अपना नेशनल एसोसिएशन बनाया जाएगा ताकि वो अपने लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके। और थर्ड नंबर पे रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, खास करके यूनियन टेरिटरी या स्टेट लेवल पे भी इस तरह के नेशनल एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि वो स्टेट लेवल पे भी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाकर स्पोर्ट्स को इस तरह के एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि स्कूल लेवल से ही बच्चों में जो एयर स्पोर्ट्स हैं उसके लिए उनका रुझान बढ़ाया जा सके और उन्हें उनके लिए तैयार किया जा सके। तो ये 4 स्टेज लेवल पे काम होगा। ये तो की फीचर्स होगी। अब देखिए समझते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन विजन क्या है गवर्नमेंट का। मेन विजन है कि 2030 तक इंडियन स्पोर्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे ले जाना। अभी क्या हो रहा है, 2022 चल रहा है और नेक्स्ट 8 ईयर में इंडिया को टॉप लेवल पे ले जाना है। अब इंडिया स्टार्ट कर रहा है और नेक्स्ट टारगेट कर रहा है कि 8 ईयर में वो टॉप पे चला जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए ऐसा पॉसिबल है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की एक लार्ज स्केल जो पॉपुलेशन है वो यूथ है और हमेशा ही यूथ एडवेंचर्स गेम की तरफ आकर्षित होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि इन यूथ के पावर को यूज करके इंडिया नेशनल जो एयर स्पोर्ट्स नेशन है उसमें टॉप पे जा सकता है। तो ये तो बात होगी विजन की। अब समझते हैं कि इस एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के एडवांटेज क्या होने वाले हैं, क्या क्या प्रॉफिट होगा, जरा समझते हैं। देखिए
कुछ पॉइंट्स हैं उनमें समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कल्चर है वो हमारे यहाँ डेवलप होगा, जो अभी फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल क्या होता है, पैराग्लाइडिंग वगैरह आप कभी मनाली या नैनीताल घूमने जाते हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ हॉबी के तौर पे उसे यूज करते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं। बाकी ये बलूनिंग वगैरह तो रेयरली इंडिया में देखने को मिलता है। तो अब क्या होगा कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उनके कल्चर को डेवलप किया जाएगा, ये एडवांटेज होगा सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे जब एक बार इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स डेवलप हो जाएंगे, कल्चर डेवलप होगा, तो रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, आईपीएल होता है तो उससे रिलेटेड एक लार्ज स्केल पर देखते हैं रेवेन्यू जनरेशन होता है, प्लेयर को भी प्रॉफिट होता है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो स्पॉन्सर होते हैं, ओवरऑल तरीके से समझिए तो जो इंडियन इकॉनमी है उसे भी प्रमोट होता है, उसे पैसा मिलता है, तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, ये एक बहुत ही एडवांटेज है इसका। थर्ड नंबर पर बात करें तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा आप समझिए, देखिए जितने भी एयर स्पोर्ट्स हैं उन सारे के लिए आप समझिए जनरली वो हिली एरियाज में ही होते हैं। खास करके अगर नॉर्दर्न में बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में हो सकता है, साउथ के भी केरला, कर्नाटक या तमिलनाडु के कुछ रीजन में हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, जब इस तरह के स्पोर्ट्स होंगे तो लोग उन्हें देखने के लिए जाएंगे, वहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जब आप एक बार समझिए कोई स्पोर्ट्स देखने गए तो उसके साथ ही साथ आप आसपास चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और रेवेन्यू जनरेशन होगा, लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा खास करके हिली एरिया में। क्यों? क्योंकि जितने भी गेम्स होंगे एयर स्पोर्ट्स वो हिली एरिया में होंगे, तो वहाँ पर ऑब्वियसली समझिए पहले से ज़्यादा डिमांड होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, मीन्स पहले से ज़्यादा होटल की डिमांड होगी, रेस्टोरेंट्स की डिमांड होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा उसका डेवलपमेंट होगा। तो वैसे समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, क्योंकि अगर कोई बड़ी सी आयोजन होती है, कोई गेम्स किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, तो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अब फिफ्थ पॉइंट को समझना है। देखिए फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि इसका मेन एडवांटेज क्या होगा कि जब एक बार इंडिया स्पोर्ट्स हब बन जाएगा, एयर स्पोर्ट्स हब बन जाएगा, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जितने भी प्रोफेशनल हैं वर्ल्ड वाइड वो सारे क्या करें, इंडिया की तरफ रुख करेंगे। और आप समझिए जब एक बार कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो अपने साथ लार्ज स्केल पर अमाउंट लेकर आता है, डॉलर लेके आता है, यूरो लेकर आता है, और जब वो डॉलर या यूरो इंडिया में लेकर आता है तो हमारी फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ती है और ओवरऑल हमारी जो इकॉनमी होती है वो बूस्ट करती है। तो ओवरऑल तो समझिए कि जो ये स्पोर्ट्स के साथ साथ एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो एयर स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारी जो इकॉनमी है उसे भी बूस्ट करने वाली है। तो ये तो बातें हो गई सारी, होप आपको समझ में आया होगा सारा चीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.